हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। गाइस, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। तो आदमी का नाम था करमदीन और उसकी जो 3 बेटी थी उसमें जो उसकी सबसे छोटी वाली बेटी थी जैन, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। बट आप उससे ज़्यादा कहोगे सबसे ज़्यादा अक्लमंद थी या व्यवहारिक थी, दुनिया की समझ रखती थी, क्योंकि स्टोरी में ये चीज़ बहुत मायने रखेगी। सो क्या होता है, करमदीन की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है। मतलब बहुत शुरुआत में जब उसकी बेटियां, तीनों बेटियां बहुत छोटी छोटी थी। बट क्या होता है कि करमदीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है कि उसकी जो 3 बेटियां हैं उसे कभी अपनी मदर को खोने का गम ना हो, तो अपनी तरफ से सब कुछ करता है। तो जो भी अपनी वो जॉब करता था, लौट के आता था, अपना सब कुछ मेंटेन करता था, मतलब अपनी बेटी को खुश रखता था, खाना पीना जो कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी को खाना बनाना धीरे धीरे वो सिखा देता है धीरे धीरे। तब जब भी वो आता था अपने काम से तो उसकी बेटियां खाना बना के तैयार रखती थीं और सब मिलजुल के खाना खाते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो लेकिन एक बार क्या होता है, उस गांव में जहाँ पे ये लोग रहते थे, उस गांव में एक बेवा रहती थी, मतलब a woman whose husband does not exist anyway. So what happened, उस औरत बेवा की एक खास आदत थी, वो हर घर में जा के चीज़ें मांगती थी। तो क्या करती है, वो इस बार करमदीन के घर आती है और वो नॉर्मली तब आती थी जब करमदीन घर पे ना हो, सिर्फ वो 3 बच्चियां हो घर में, और वो आग ले जाती थी उनके घर से। और उसकी जो बड़ी बहन है दोनों जैन की, वो उसको दे दिया करती थी। तो जो छोटी बहन थी जैन, वो कहती कि तुम इस औरत को अंदर क्यों आने देते हो, ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उसकी दोनों बहनें कहती हैं, अरे वो बेवा है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो कुल मिला के एक तरह से जैन की बात को मतलब अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। और क्या कहता है कि जो करमदीन था वो देखता था, कुछ समय से वो नोट कर रहा था ये बात कि उसके जो खाने का टेस्ट है, जो जायका है, वो बिगड़ रहा है, नेगेटिव सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसको लगा मेरी बेटी तो अच्छा खाना बनाने लगी थी, तो ये खाने में ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन उसको ये भी था कि मेरी बेटियां भी छोटी हैं तो शायद ये वजह हो। लेकिन खाना लगातार खराब ही चल रहा था, तो उसको समझ नहीं आता कि कुछ तो है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि छुप के जानने का कि राज क्या है। तो एक दिन अपने घर में छुप जाता है और ऑफ कोर्स उसकी बेटी तो समझिए कि मेरे फादर गए हैं अपने काम पे। तो देखता है कि एक बेटी जो है वो खाना बना रही है, दूसरी बेटी जो है वो मदद कर रही है, तीसरी सबसे छोटी बेटी जैन बर्तन धो रही। तो सब अपनी तरफ से मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें कमी नजर नहीं आई। तभी वो ध्यान से देखता है, उनके घर पे एक औरत आती है। ये वही बेवा थी जो आग लेने के बहाने आती थी। और जैसे इनकी बेटी उसको आग देने को होती है, तभी वो देखते हैं कि जो बेवा थी उसने खाने में कुछ राख जैसा कुछ मिला दिया। और तब उसको राज समझ में आता है कि ये जो औरत है ये खाने को बिगाड़ रही, मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही, वो अपनी तरफ से अच्छा खाना बना रही है। ये लेडी आती है और खाने में कुछ मिला देती है, राख जैसा कुछ। वो अगले दिन उस लेडी को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरा खाना क्यों खराब कर रही हो, मेरी बेटी इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम उसमें अपना कुछ राख जैसा जो भी मिलाती हो क्यों करी हो। तो उस पर एक नाटकीय तरीके से मजाक करते हो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटे पे कितना विश्वास करते हो, उन पे गुस्सा करते हो कि नहीं। मतलब एक तरह से ना टालम टुल्ली करने लगती। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो पकड़ी जाएगी। फिर लेकिन अपनी बातों से फुसला देती है करमदीन को, और फिर धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और इवेंचुअली करमदीन उस बेवा औरत से शादी कर लेता है, अपनी बेटियों से मतलब रजामंदी लेने के बावजूद। मतलब रजामंदी लेता ही नहीं वो, मतलब बस शादी कर लेता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, जो बेवा है उसकी भी अपनी बेटी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो बेवा की बेटी है और इधर जो जैन है, जो 3 बहनों में सबसे छोटी है, वो रफली उम्र में एक बराबर सी है। यहाँ पे एक चीज और आपको जानने की, जो ये बेवा औरत थी ये इन 3 लड़कियों से बहुत जलती थी, क्योंकि करमदीन एक मेहनती आदमी था, तो वो अपनी बेटों का ख्याल रखता था अच्छी तरह से। तो उसकी जो बेटियां थी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घुमा करती थी, जैसे राजकुमारी जैसी हूँ, और सुंदर भी थी। जबकि जो बेवा थी उसकी बेटी ठीक ठाक थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बदसूरत थी, बट वो ऐसे नवाबों मतलब इतनी वो सुंदर नहीं दिखती थी उन सुंदर कपड़ों के बिना। तो जो वो बेवा थी वो जलती थी इन 3 बहनों से
और इनको छुटकारा पाना चाहती थी। तो जब उसकी शादी आती करमदीन से, तो वो घर में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है उन तीनों बहनों के लिए कि ये लोग परेशान होकर चली जाएं, बट वो जाती नहीं, वो तीनों बहनें। तो एक बार क्या होता है, उसकी जो जो बेवा है, मतलब क्या होता है, जो बेवा है वो उन्हें खाना बिल्कुल नहीं देती। और ये तीनों, तभी ज़ेन आती है अपनी तीनों दोनों बहनों को, कहती चलो मूड मत ऑफ करो, कहीं बाहर घूम के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये तीनों जंगल की तरफ चलती हैं और वहां पे एक पेड़ के सहारे, जैसे पेड़ के सहारे लोग बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाती हैं और अपना रोने लगती हैं कि मॉम तुम कहाँ चली गई हैं, ऑल दैट। और मतलब अपना अपना रो रही थी, भगवान से गिला शिकवा कर रही थी कि हमारी जिंदगी कितनी खराब बनाई है, कैसी माँ दी है, मतलब ये नकली वाली माँ। तो क्या होता है, मतलब तो पेड़ है, वहां पे तीनों बैठे हैं, यहाँ से एक बुजुर्ग भगवान का कोई बंदा जैसे समझ लो आप, आता है, वो उनको रोते हुए देखता है। तो पूछता है तीनों से, तुम तीनों रो क्यों रही हो, मैंने अक्सर देखा है तुम लोग यहाँ आती हो रोती हो, तुम रोती क्यों, कोई मतलब कोई वजह होगी ना चीज, मतलब वाई यू क्राइंग लाइक दैट। तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे एक बेवा थी, उसने हमारे डैड से शादी कर ली एंड नाउ अब वो हमें खाने पीने को भी नहीं देती, भूखा भी रखती है और सारा दिन काम कराती है। तो क्या इतनी जरा सी बात के लिए, तो कहता है कि एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें एक झोपड़ी मिलेगी जो एक्चुअली मेरा घर है, उसके बराबर में तुम्हें एक पॉमीग्रेनेट, है ना, अनार, इंडिया में जिसे अनार बोलते हैं, अनार का पेड़ मिलेगा, तुम उससे जितने चाहे अनार लेके खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों बहनें खुशी खुशी वहां जाती हैं झोपड़ी की तरफ, उन्हें वो अनार का पेड़ मिल जाता है, तीनों एक एक अनार खाती हैं, लाइक खुश हो जाती हैं खा के, और फिर इवेंचुअली घर चली जाती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है कि जब भी उसकी वो माँ खाना नहीं देती, जो बेवा औरत है, ये यहाँ आती हैं, मतलब ये पॉमीग्रेनेट खाती हैं और चली जाती हैं। तो जो बेवा होती है उसको बड़ी उलझन होती है इस बात से, मैं इन्हें खाना भी नहीं देती, मैं इनसे घर का सारा काम भी कराती हूँ, इनके चेहरे पे इतनी रौनक क्यों है, जबकि मेरी बेटी को मैं इतना बेहतरीन खाना देती हूँ, कोई काम भी नहीं कराती, वो ऐसी मतलब ऐसे कोई खास नहीं लगती, और ये सारा दिन काम करती हैं, एक तरह से भूखी रहती हैं। तो इसके चेहरे पे रौनक है, ये चीज उसको उलझन दे रही थी बेवा को। तो कहती अपनी बेटी से कि तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है। वो बेटी कहती है मम्मी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। तो कहती एक काम करना, अभी ये कहीं जाए ना तो उनका पीछा करना और फिर मुझे बताना जो भी हो सब कुछ। बोलती है ठीक है मॉम। अब क्या होता है, एक पल में एक दिन होता है जब ये तीनों फिर से वो खाने जाती हैं पॉमीग्रेनेट। तो क्या होता है, जो बेवा की बेटी थी वो भी पीछे पीछे चल देती है छुपके छुपके। तो जब ये बैठी पॉमीग्रेनेट खा रही होती है तो बेवा की बेटी दूर से देख लेती है। तो जो ज़ेन होती है सब छोटी, वो कहती है देखो उसने अपनी बेटी को हमारे पीछे लगा के भेजा है। तो उसकी तीनों उसकी वो बहनें समझाती हैं बड़ी वाली, ऐसा नहीं सोचते, उसकी ठीक है हमारी जो सौतेली माँ है वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसमें इस बेचारे की गलती। वो उसको बुलाती कहती है तू भी खा ले। वो फेंक के चली जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। वहाँ पे ये पेड़ है पॉमीग्रेनेट का, ये लोग वहाँ जाके पॉमीग्रेनेट का ये खाती हैं रोज, इसलिए ऐसे सुंदर दिखाई देती हैं। तो बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात से कि इस तरह तो मेरी बेटी बदसूरत हो जाएगी और ये सारी खूबसूरत हो जाएंगी। तो वो मुंह फैला के बैठी होती है घर में। तब क्या होता है, करमदीन आता है। वो कहता है कि डार्लिंग व्हाई यू आर सो अपसेट। तो वो कहती है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवाई से नहीं जाएगा। तो करमदीन पूछता है फिर कैसे जाएगा। वो कहती है कि तुम गांव में उधर एक पेड़ है पॉमीग्रेनेट का, तुम उसको जड़ से उखाड़ दो और उसकी जो रूट्स हैं उसको उबालो, उसको गाढ़ा करो, फिर मेरे ऐसे लगाना, इससे मैं अच्छी महसूस करूंगी। वो कह वैसे इतनी सी बात। वो गांव के 5-6 लोगों को लेता है, उनको बताता है देखो यहाँ पे पॉमीग्रेनेट का पेड़ है दूर जाके, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ उस पेड़ को लिटरली जड़ से उखाड़ दो और जो उसकी रूट्स हैं वो लाके मुझे दे दो। वो लोग जाते हैं फटाफट, क्योंकि 8-10 लोग थे तो फटाफट वो काम करके पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ देते हैं और पॉमीग्रेनेट की जो रूट्स होती हैं उस पेड़ की वो उसको दे देते हैं। ठीक है, अब बेवा खुश कि अब मेरी बेटी ज्यादा सुंदर हो जाएगी उन लोगों से। तो क्या होता है कि अब ये तीनों बेटियां फिर से पॉमीग्रेनेट खा जाती हैं। तब ये देखती कि हाँ तो वो पेड़ ही नहीं है। ये फिर दुखी होकर बैठ के रोने लगती हैं। तो क्या होता है, इस फिर से वही जो मौलवी था जिसने उसको वो पेड़
खाने को दिया था वो तक तुम रो क्यों रही हो? बोली वो पेड़ नहीं है। तो बोले बस इतनी सी बात। वो एक इशारा करता है ऐसा, और वहां पे नदी बन जाती है जिसमें दूध बह रहा होता है। वो कहती है अब जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें जितना दूध पीना हो तुम दूध पी लेना। वो फिर से खुश होकर दूध पीने लेती है, जैसे मिट्टी का गिलास जैसा कुछ, उसे दूध पी लेती हैं। फिर से सिलसिला चलने लगता है। फिर दिन बीत जाता है। अब फिर माँ अब बेवा फिर सोचती है कि मैं तो इसे कुछ खाने को नहीं देती, घर का सारा काम कराती हूँ, अब इनके चेहरे पे इतना नूर क्यों है? मैं तो पेड़ भी कटवा दिया। वो अपनी बेटी से पूछते तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? बोलती मम्मी मुझे नहीं पता। फिर क्या होता है, वो फिर अपनी बेटी को भेजती है उनके पीछे। उसकी बेटी फिर देखती है। फिर जब एक दिन ये दूध पी रही होती है तभी वो सबसे वाली जो छोटी बहन होती है ज़ेन, उसका ध्यान जाता है अपनी सौतेली बेटी सौतेली माँ की बेटी पर। अपनी बहन से कहती है देखो उन्होंने फिर उसको भेजा हमारे पीछे। फिर उसकी बड़ी बहनें कहती हैं नहीं हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसकी माँ हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है, बट तू तो हमारी बहन है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो आती है तो तीनों बहनें मिलकर उसको दूध देती हैं, ज़ेन नहीं बट बची हुई दो, वो उसको दूध देती हैं, वो पी लेती है और चली आती है। फिर माँ को बता दिया वहां पे एक ऐसे बाबा है, वो उसने एक नदी बना रखी है, उसमें दूध बहता है, वहां पे सबको दूध पिलाता है, पीती हैं और इसलिए हेल्दी रहती हैं, ऐसे सुंदर दिखती हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब की बात अपने पति से नहीं कहती, करमदीन से। वो गांव में जाती है जनरली और 15-20 लोगों को इकट्ठा करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें बेहिसाब पैसा दूंगी, तुम्हें मेरे काम करना होगा। वो पूछते हैं क्या? बोले तुम इधर जाना है, एक गरीब बाबा की वो है झोपड़ी जैसे कुछ, झोपड़ी को खत्म कर दो और वो एक नदी होगी इसमें दूध जैसा कुछ बह रहा होगा, उसमें मिट्टी भर दो। वो ठीक है, वो जाते हैं, काम करके आ जाते हैं, वो खुश। अब ये एक दिन क्या होता है, ये फिर जाती हैं ऐसे ढूंढती हुई दूध पीने के लिए। अब ना तो वो झोपड़ी है तो जाहिर बाबा भी नहीं है और दूध भी नहीं है क्योंकि उसमें मिट्टी भर दी गई है। रोती रोती घर आ जाती हैं। ठीक है, ये कहानी चलती रहती है। फिर एक बार क्या होता है कि ये तीनों ऐसी मतलब जिंदगी काट रही होती है रोते धोते। तो एक बार क्या होता है, इसकी जो बेवा होती है करमदीन की अभी वाली वाइफ, करमदीन की जब बेवा औरत होती है वो रो रही होती है। वो पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? वो कहता है मुझे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हें बढ़िया सी दवाई देगा, तुम सी जाएगी। बोली मुझे वो वाला सही होना नहीं चाहिए। तो बोला तुम क्या चाहती हो? वो कहती है मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां हैं उसका खून लाओ और उससे मेरी मालिश करो। अब करमदीन बहुत वो जाता है कुछ सेकंड के लिए शॉक, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसको समझ में नहीं आता, बट फिर वो अपनी बेटी को देखने कमरे में जाता है तो देखता है बेटी तीनों बेटियां घर पे नहीं है। वो उनको गांव में ढूंढता रहता है। तब वो देखता है कि उसकी जो तीनों बेटियां हैं वो वहां थी। जैसे मुस्लिम कल्चर में जब आप मर जाते हो तो जमीन में एक जगह आपको बरी कर देते हैं, वहां पे एक स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा जैसा कुछ बनाते हो, तो मतलब आप यहाँ पे सो रहे हो जैसे, ऐसे समझ लो। तो वो तीनों उसकी टॉम पे वह जाके ऐसे क्राई कर रही होती हैं अपनी माँ की कि मॉम तुम छोड़ के चली गई, अब देखो ये नई मम्मी आई है, परेशान करती है, डैड भी उसमें लगे रहते हैं तो हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। तो ये तो दूर से उसका जो फादर है करमदीन वो सब सुन लेता है, उसको बुरा लगता है कि जब से ये नई वाइफ आई है मैं अपनी बेटी को शायद इतना ध्यान नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए था। तो जब उसको याद आता अपनी वाइफ की वो बात कि वो कहती कि तीनों बेटियों का खून निकाल के लाओ और उससे मेरी मसाज करो। अब उसको लगता है कि मैं अपनी बेटी को मार भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत प्यार करता था। तो क्या करता है, उनको एक जंगल में ले जाता है दूर कहीं, और फिर क्या करता है उस जंगल में उनको अपने हाथ से मतलब एक नकली वो बनाता है जिसमें खाना बनाते हैं और उनको खूब बढ़िया खाना खिलाता है और उसकी बेटियां खाना खा के सो जाती वहीं जंगल में। फिर वो अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के चला जाता है। रास्ते में उसको एक हिरण दिखाई देता है, वो शिकार करता है और मतलब बो एंड एरो जैसी चीज से, और हिरण को मार देता है। उसका खून लेके अपनी वाइफ के पास जाता है। वो कहता है ये देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी तीनों बेटियों को मार दिया, लो खून। वो खून को अपनी पूरी बॉडी में लगाती खुश हो जाती है कि अब मेरी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कहानी चलती रहती है मतलब हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि वाइफ जो बेवा थी वो खुश थी क्योंकि अब कंपटीशन नहीं रहा, उसकी बेटी अलग से सुंदर दिखाई देगी। बट क्या होता है इसमें, यहाँ पे ये तीन बेटियां हैं जो सो रही थी अभी तक, इनकी इवेंचुअली आँख खुलती है। वो अपने फादर को बुलाती हैं, डैड 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 कहाँ, बट डैड तो थे ही नहीं ना, कहाँ से जवाब देते।
ये फिर रोने लगती हैं। तो तभी क्या होता है, उसी जंगल में थोड़ी दूर पे 3 दोस्त, नॉट 3 भाई, 3 दोस्त शिकार खेलने आते हैं, यू नो हंटिंग लोग करते हैं, जानवर मारते हैं ऑल दैट। तो तभी उसमें 3 दोस्तों में एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है जुबैर। वो मैं दूसरा था, तुम्हें किसी के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई मदद के लिए हमें पुकार रहा हो। तो बच्चे हुए दोस्त भी ध्यान से सुन रहे, कुछ आवाज तो आ रही है बट कहाँ से आ रही पता नहीं। वो कहते हैं हमें जल्दी चलना चाहिए, हो सकता है किसी को हमारी लाइक अर्जेंट लेवल पे मदद की जरूरत हो। वो ढूंढते हैं, इवेंचुअली में वो 3 लड़कियां मिल जाती हैं। तो वो जुबैर पूछता है कि तुम तीनों यहाँ जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो, मतलब। तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं शुरुआत से कि ऐसे ऐसे हुआ, बेवा थी, घर आती थी, इवेंचुअली डैड ने उससे शादी कर लिया, उसने हमें परेशान किया, फिर उसने वो पेड़ खत्म करवा दिया, फिर उसने हमारा दूध की नदी खत्म कर दी, मतलब लाइक दैट पूरी कहानी सुनाती हैं। तो इन तीनों दोस्तों को बहुत बुरा लगता है कि इन तीनों लड़कियों के साथ कितना खराब हुआ। तो कहते हैं कि क्यों ना हम तीनों इनसे शादी कर लें, क्योंकि हम तीन है, ये भी 3 है, तो इन तीनों लड़कियों को वो मिल जाएगी ना छत के ऊपर रूफ, मतलब सर पे रूफ, और हमारी जिंदगी भी सेटल हो जाएगी। तो फाइनली ये तीनों ऐसे आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और क्योंकि तीनों दोस्त में खास बात क्या थी कि तीनों दोस्तों के जो घर थे वो एक तरह से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब थे, तो दूर नहीं थे। तो तीनों बहनें अलग अलग घर में शादी होके भी साथ साथ थी, क्योंकि घर बहुत पास पास थे, तो जिंदगी आराम से चलती रहती है। तो एक बार क्या होता है, जो जुबैर होता है और ज़ेन, तो यानी जुबैर की जो जुबैर था एक दोस्त, और जो ज़ेन थी, इनकी शादी आपस में होती है, बचे हुए 2 दोस्त और 2 बहनों की आपस में होती है। तो क्या होता है कि ज़ेन प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा। तो क्या होता है कि सभी खुश होते हैं, तो जुबैर के दोनों दोस्त खुश होते हैं और ज़ेन की दोनों बहनें खुश होती हैं कि लाइक हमारी सिस्टर गॉट द बेबी। सब कुछ सही चलता है। तो एक बार क्या होता है, जुबैर जो होता है उसका शिकार खेलने का मन करता है, तो अपने बचे हुए दोस्तों से कहता है कि शिकार खेलने चलोगे, बड़ा मन कर रहा है, बड़ा टाइम हो गया शिकार किए हुए। तो कहते हैं यार आज हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम है, तुम अकेले जाना चाहो तो जा सकते हो। जुबैर कहता है ठीक है। अब क्योंकि वो निडर था, वो जंगल चला जाता शिकार खेलने के लिए, बट कई दिन होते हैं वो नहीं आता, तो ज़ेन रोने लगती है। तो ज़ेन की जो 2 बहनें थीं और उनके जो पति थे, या मैं कहूँ कि जुबैर के जो 2 दोस्त थे, वो कहते हैं चिंता मत करो, हम जाते हैं जंगल में, उसको लेके आएंगे जहाँ पे भी होगा। वो दोनों भी जाते हैं, वो दोनों भी कभी लौट के नहीं आते। अब बेसिकली 3 बहनें फिर से अकेली हो गई, पहले फादर चले गए थे और अब तीनों के पति गायब हो चुके हैं। ये फिर रोने लगती हैं अपने अपने घरों में बैठ के। तभी क्या होता है कि ज़ेन जो घर में अकेली थी अपने इस छोटे से बच्चे के साथ, उसके घर में एक लाइक नॉक नॉक होती है, मतलब उस जमाने में घंटी नहीं होती होगी, या मतलब उनके गांव में घंटी नहीं थी, तो नॉक नॉक। तो ज़ेन दरवाजा खोलती है, तो एक ऐसा जैसे मतलब साधु के वेश में जैसा कुछ आदमी, वो कहता है बेटी कुछ खाने को दे दो। तो ज़ेन कहती कि सॉरी बाबा, माय हस्बैंड इज नॉट एट होम, सो आई कांट अलाउ यू टू कम इन, सो बाद में आ जाना। तो दैट साधु बाबा सेज कि वाई, मतलब एक गरीब को खाना खिलाने के लिए वाई यू नीड टू थिंक सो मच, खाना ही तो मांग रहा हूँ, मतलब कुछ मतलब नॉट रॉकेट साइंस। वो कहती है ठीक है, मेरा इतना लेक्चर सुनने के बाद उसको घर में बुलाती है और उसके लिए खाना कुक करने शुरू कर देती है। तो वो जैसे घर होता है तो लाइक अ स्क्वायर, तो वो एक कोने में अपना कुकिंग कर रही थी और ये जो साधु बाबा टाइप अंकल था ये एक जगह पे अपना बैठा हुआ था। तभी उसकी निगाह ज़ेन पे जाती है एंड ही काइंड ऑफ गेट सेड्यूस्ड। तो वो उससे कहता है कि चलो मैं मुझसे शादी कर लो। वो कहती, ज़ेन कहती कि लाइक आप कैसी बातें कर रहे हैं, लाइक आई एम मैरिड, आई हैव अ किड एंड यू आस्किंग मी टू मैरी यू, मतलब। तो वो ये जो था ये एक तरह का छल कपटी था, मतलब ये एक्चुअल प्रॉपर जेन्युइन जादूगर था। वो उसको कुतिया बनाता है और उसको अपने साथ एक महिला कहीं ले जाता है, किसी को नहीं पता कहाँ ले गया। तब क्या होता है, वो जो छोटा बच्चा होता है, मतलब ऑफ कोर्स ही डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, बट वो ही स्टार्ट क्राइंग। तो इवेंचुअली क्या होता है कि अब ये ज़ेन और वो जादूगर तो कहीं जा चुके हैं, कोई नहीं जानता कहाँ चले गए। दोनों बहनें ये देखती हैं कि छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो दोनों जाती हैं और देखती हैं कि छोटा बच्चा रो रहा है। वो उसको चुप कराती है, ओ नहीं रोते हैं ऑल दैट।
बट वो देखते हैं कि ज़ेन पूरे घर में कहीं नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं था कि ज़ेन गायब हो और बच्चा अकेला हो, कभी हुआ नहीं था। तो उनको अजीब लगता है। तो आप समझिए 3 सिस्टर थी, उनके 3 हस्बैंड थे, 3 हस्बैंड गायब हो चुके हैं, एक ज़ेन गायब हो चुके हैं, 2 सिस्टर बची हैं और एक छोटा सा बच्चा जो ज़ेन का है। अब 14 साल बीत जाते हैं। तो जब ये घटना हुई थी जहाँ पे वो साधु बाबा टाइप आया था, तो बच्चा 2 साल का था और अब 14 साल बीत चुके हैं, यानी अब वो बच्चा 16 साल का हो चुका है। तो अब एक ये वो पल आता है जहाँ पे जो दोनों बहनें होती हैं वो अपनी ज़ैन के बच्चे को सब बताते हैं कि तुम ऐसे कोई आया था, वो तुम्हारी माँ को ले गया, हमारे हस्बैंड भी जा चुके हैं, ज़ैन का हस्बैंड भी ऐसे जा चुके हैं, सब गायब हो रहे हैं एक तरह से। तो कहते हैं कि अब वो पल आ गए जहाँ पे मैं अपने परिवार को साथ में लेके आऊँ। तो वो दोनों बहनें कहती हैं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि जो भी ढूंढने जाता है वो लौट के नहीं आता। अब हमारा ही कोई नहीं है, ना हमारा कोई हस्बैंड बचा, ना हमारी बहन बची, अब तुम्हारे भरोसे तो हम जिंदा हैं, अगर तुम ही चले जाओगे तो हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर अस, एंड हम किसके भरोसे जिंदा रहेंगे। तो कहकर चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा और सबको लेके भी आऊंगा। और वो दृढ़ निश्चय टाइप के साथ चला जाता है। फिर क्या होता है, वो चलता होता है, एक जंगल में जाते हैं। जंगल में हर चीज ऐसा समझ लो कि हर चीज से पत्थर की बनी हुई हो, इधर पत्थर उधर पत्थर, बड़े पत्थर छोटे पत्थर, एक किला दिखता है वो भी पत्थर का। फिर यहाँ पे बहुत छोटा पत्थर का घर सालो बट छोटा, जनरली छोटा। तो भी देखता है उसके अंदर से एक साधु बाबा निकल के आते हैं। नॉट साधु बाबा, दैट मौलवी, यू नो दैट गाय जिसने पहले पॉमीग्रेनेट का ट्री दिया था, फिर उसने एक दूध की नदी बनाई, इस घर से वो निकल के आता है। तो वो पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है जादूगर की नगरी है, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे सेफ नहीं है तुम्हारा आना, तुम चले जाओ तुम जहाँ से भी आए हो। तो वो उस मौलवी को अपनी पूरी गाथा सुना देता है कि ऐसे मैं बच्चा था, मेरी माँ ऐसे गायब हो गई, फिर मतलब मेरे फादर गायब हो गए, फिर फादर के दोस्त गायब हो गए, ऐसे सब गायब हो रहे हैं, मैं उन सबको लेने आया हूँ। तो जो मौलवी होता है कहता है अपने बच्चे से, उस बच्चे से, अच्छा यहाँ पे है जो बेटा है इसका नाम भी जुबैर है, ठीक है। जो जैसे ज़ैन का जो हस्बैंड था उसका नाम जुबैर था, और उन्होंने अपने बच्चा जो अब 16 साल का है उसका नाम भी जुबैर रखा है। तो जो मौलवी है वो जुबैर से कहता है अपने चारों तरफ देखो। जुबैर से अपने चारों तरफ देखता है, वो कहता है तुम्हें जितने पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें कोई पत्थर नहीं है, सब इंसान है। उस जादूगर ने अपने जादूगर की कला से इन सबको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो कहता है बाबा मैं क्या करूं मतलब। और तभी उसे जो मौलवी कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे अब से करीब 14 साल पहले जादूगर एक औरत को भी अपने साथ लेके आ गया था शादी करने के लिए, बट क्योंकि वो औरत कोई मान नहीं रही तो मतलब वो शादी नहीं कर पाया उस वजह से, लेकिन उसने एक तरह से उसको कैद कर रखा है। तो वो आज भी है। तो वो समझ जाता है जुबैर कि ये मेरी मॉम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर वो पूछता है कि बाबा मैं अपने पूरे परिवार को वापस ले जाना चाहता हूँ। तो जो मौलवी कहता है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, वो जादूगर मतलब जेन्युइन ऑथेंटिक जादूगर है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू जस्ट टू टेक एवरीवन बैक। वो कहता है जो भी है मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। वो कहता है ठीक है। तो क्या होता है कि जादूगर जो होता है उसको पता लग जाता है कि ये जो मौलवी है इससे कोई मिलने आया हुआ है। तभी जादूगर वहां पे एक तरह से कहो ना लाइक प्रकट हो जाता है, जैसा कुछ मतलब वहां पे आ जाता है। तो वो मौलवी से पूछता है कि ये कौन है। तो मौलवी कहता है अरे ये तो मेरा पोता है, दूर गांव से कहीं आया है मुझसे मिलने के लिए, बहुत टाइम हो गया ना हम इससे मिले नहीं। तो जादूगर कहता है ठीक है। बट इसी जो मौलवी था उसकी बहुत रेपुटेशन थी, मतलब कि वो भी कोई कम नहीं था, मतलब बहुत मतलब अच्छा इंसान था, बट टैलेंटेड इंसान भी था। तो जादूगर वैसे चाहे बुरा था बट वो इसकी इज्जत करता था। तो उसको शक, तो उसने अपने पोते को उसको शक की निगाह से नहीं देखा कि ये कौन होगा। उसने कहा होगा ठीक है पोता ठीक है। तो उसने जादूगर ने जुबैर को काम सौंपा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक किला बताऊंगा, उसमें एक स्त्री कैद है, तुम्हें ये काम करना है कि रोज फूल लेके वहां जाओ और एक मेरा मैसेज उसको डिलीवर करो। वो कहता है ठीक है। तो जुबैर को समझ में आता है यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है, मतलब वो खुश हो जाए कि मैं अपनी मॉम को देखूंगा पहली बार। तो साधु जो मौलवी होता है वो उसको बताता है कि बी केयरफुल यहाँ पे, क्योंकि
वो छोटा मोटा जादूगर नहीं है, तो कुछ गलती मत करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होती है, तो जो वो होता है मौलवी, वो जुबैर से पूछता है तुम अपनी माँ को कैसे बताओगे कि तुम उसके बेटे हो, मतलब वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी तुम्हें, क्योंकि जब वो तुमसे, उसने जो तुम्हें देखा था तुम 2 साल के थे, अब तुम 16 साल के हो, तो हाउ डज शी रिकॉग्नाइज यू। वो कहता है कि मेरे फादर ने मेरी मॉम को एक अंगूठी दी, बाद में वही अंगूठी पे मेरे फादर का नाम था, तो मेरी मदर ने उस अंगूठी को कुछ कर कुरू के मेरी उंगली पे पहना दी। फिर अब मैं बाद में बड़ा हुआ तो उसी अंगूठी को फिर से बड़ा करके मेरी उंगली पे फिर पहना दी गया। तो ये वो मेरी अंगूठी है जो मैं अभी भी पहना हूँ, वो मेरे फादर मदर के बीच में से घूमती रहती थी। तो मैं अगर वो अंगूठी उसको दिखाऊंगा तो शी विल रिकॉग्नाइज मी एज मी, और शक्ल थोड़ी बहुत मिलती हुई है गेस। वो कह रहा है ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो ऐसे मिलता रहता है और धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जुबैर अपनी मॉम को नहीं बताता कि मैं हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो किला था जिसमें मॉम कैद थी, उसमें एक तो एक जैसे आप कहो कि एक तो मेन गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड लाइक ए बिग टॉल गाय, दूसरा एक लाइक अ लेडी गार्ड की तरह आप कह सकते हो जो अंदर थी किले के, जो घूमती रहती थी। बट एक पल आता है मतलब इस विजिट्स में जिसमें वो जो लेडी गार्ड थी वो नहीं होती, तो वो जो पल आता है इसमें वो लेडी गार्ड नहीं होती, वो एक अच्छा मौका था। तो क्या करता है जुबैर, अपनी अंगूठी निकालता है और वो जो फूल गुस्सा होता है उसमें ऐसे रखता है कि तुम दिखाई दे जाए वो नाम एंड ऑल दैट। वो जो फूल गुलगस्ता होता है जुबैर जमीन पे रखता है ऐसे, और अंगूठी झटका का खट जो हल्के से जमीन पे लाइक टिप्पा खाती है, तो एक नॉइज होती है। तभी जो जेन होती है अंगूठी उठा के देखती है, और वो अंगूठी देख के वो फौरन रिकॉग्नाइज कर लेती है। अभी तक वो नीचे देखा करती थी, वो कभी ऊपर नहीं देखती थी, इस वजह उसने अपनी आंखें उठा के देखा एंड शी रियलाइज दैट दिस गाय इज माई सन। वो बहुत खुश होती है, बट वो उसको चुप रहने के लिए कहता है कि डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट शो एनी साइंस कि लाइक हु आई एम जस्ट अज्यूम मी एज लाइक अ मैसेंजर, यू नो। फिर क्या होता है, उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि मॉम ये जादूगर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता। तो कहता है तुम एक काम करो, तुम उसे थोड़ी दोस्ती करना शुरू करो जादूगर से, और ये पता लगाओ कि उसकी कमजोरी क्या है, मतलब उसकी ताकत का कोई तोड़ क्या है, मतलब कमजोरी ढूंढो। उसकी मॉम सोचती है ठीक है, तो वो भी जादूगर से थोड़ी थोड़ी बातें करने लगती है उसकी मॉम। तो उसकी मॉम एक सीक्रेट जानती है, पता लगाती है, तो वो अपने बेटे को बताती है सीक्रेट ये है, ये जो जादूगर है इसकी ताकत pretty much लिमिटलेस है, इसे कोई रोक नहीं सकता, बट इसकी जो सारी ताकत है तोते के अंदर है, और वो जो तोता है वो दूसरे जंगल में एक जमीन के अंदर कैद है हाई सिक्योरिटी सिस्टम में। वो कहता है ठीक है। अब वो सारी बात आके उस मौलवी को बताता है। मौलवी अपनी विद्या से जान लेता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे वो तोता सिक्योरिटी में है। वो कहता है बेटा मैं तुम्हें बता तो दूंगा सब, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। तो जो जुबैर होता है बेटा, वो कहता है मौलवी साहब आप मुझे बस आशीर्वाद दो कि बस मैं ले आऊँ सब कुछ जो मैं करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो जाता है उस एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे जहाँ पे वो तोता होता है, वो तोतों को सिक्योरिटी से बचा बुझू कर ले आता है, और मतलब उसी जगह पे आ जाता है यूं जहाँ पे जादूगर की नगरी में। जादूगर एकदम डर जाता है उस तोते को जुबैर के हाथ में देखे। वो कहता है ये तोता तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो वहाँ था। वो कहता है हाँ मैं वहाँ से ले आया। वो जादूगर कहता है इसको मुझे दे दो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, बट पहले यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको रिहा करो। वो कहता है मतलब तोता है तुम क्या बात कर रहे हो। बोला मुझे सब पता है, तुम एक जादूगर हो, तुम्हारी सारी ताकत इस तोते के अंदर है, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तोते को। वो कहता है जादूगर नहीं नहीं रुको रुको इतनी जल्दी क्या है। वो सबको वो कर देता है, रिलीज कर देता है। वो कहते देखो मैंने सबको रिलीज कर दिया ना, अब चलो तोता मुझे दो। जब सब रिलीज हो जाते हैं, मतलब अब कोई भी पत्थर नहीं था, तो जादूगर ने क्या करता है सब लोगों को पत्थर पेड़ों में कन्वर्ट कर रखा था। अब सब रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की कि क्योंकि अब आप पत्थर और पेड़ों में कन्वर्ट हो गए तो आपकी एज रुक जाती है। जैसे एक आम इंसान होता है ना, तो मान लो मैं अभी 20 साल का हूँ तो 1 साल बाद मैं 21 साल का जाऊंगा, बट लेकिन जब आप पत्थर पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपकी एज रुक जाती है। तो अगर आप मान लो 30 साल के थे, अब आप पेड़ बने या पत्थर बने, तो अब जब 20 साल बाद
अब आप 30 के ही दिखाई दोगे, 50 के नहीं दिखाई दोगे, क्योंकि ये रुक जाएगी पत्थर ये पेड़ बनने से। तब सब लोग यंग होते हैं, जवान होते हैं, सब अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जुबैर फाइनली क्या करता है, उस तोते को पहले दोनों पांव को उखाड़ता है, जिससे एक तरह से आप कह सकते हो कि जादूगर हैंडीकैप्ड जैसा कुछ हो जाता है, और फिर फाइनली उस गर्दन को तोड़ देता है कबूतर उसकी, जिससे वो जादूगर मर जाता है। और सब खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं, और दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि ज़ेन के बेटे ने पूरी फैमिली वापस लाई। तो अब तीनों भाई मिल जाते हैं, तीनों बहनें मिल जाती हैं, और उधर उनको पता लगता है कि जो तीनों बहनों का फादर था करमदीन, वो भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसको पता था मेरी बेटियों के साथ कुछ हो रहा है उटपटांग। तो उसको वो बताता अपनी तीनों बेटियों को कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे पति लौट आए, बट मुझे तुम्हें दुख के साथ बताना पड़ा कि जो तुम्हारी दूसरी मॉम थी उसे कम बहुत भयानक बीमारियां हो गई थी, जिसे हम चाहकर भी सही नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई इवेंचुअली। सब दुखी होते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है इस कहानी में। आपको याद है मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो बेवा औरत थी ये आग लेने आती थी और दोनों बहनों से आग देती थी और वो चली जाती थी। मतलब मुझे नहीं पता कि, लेकिन ये मुस्लिम वर्ल्ड में इस शब्द का, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो बेवा तुम्हारे घर में आग लेने आती थी, सेंटेंस का मतलब क्या है? मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को समझ हो इस चीज की कि इस लाइन का मतलब क्या है कि वो बेवा तुम्हारे घर में आग लेने आती थी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आपको बताई सुनाई, बट आई कांट फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। तो अगर आप में से कोई उस चीज की समझ रखता हो इस लाइन की कि वो बेवा घर में आग लेने आई, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, और आप इस कहानी को लेके प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।